हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन रीजन के जो सवाल होते हैं उसके ऊपर भी हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को राइट करने का प्रयास करेंगे। और आप थंबनेल में जो आप देख रहे होंगे कि एसोसिएशन रीजन के जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड में। ठीक है, 5 सेकेंड का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एसोसिएशन पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो 5 सेकेंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में प्लीज शेयर किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एसोसिएशन रीजन का जो सवाल लिए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2021 के पेपर को लिया है। ठीक है, वो सेट डी का है। ठीक है, बाकी ये सेट डी का ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आप इसको देखें। लिखा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। अब ये आपको एक स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, अब आपको इसको कहां से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5 सेकंड का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, जब भी आपको स्टेटमेंट में या आपका रीजन में जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस मिले जहां पर चीजें दावा की जा रही हो, ठीक है, जैसे कि ओनली, इनॉर्मसली, अब्सोल्युटली, ठीक है, 0%, 100%, ठीक है, ऑल हो गया, तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे देखिए सभी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑल। तो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता हो, क्या है, सारे विटामिन को ही वो संश्लेषण कर लेता है। तो आने वाले हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ना कर पाए तो तब तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर थोड़ा सा असर्टिव सेंटेंस हो, जहां पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका हम लोग रीजन पढ़ते हैं कि शरीर के उचित विकास, इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, उचित को। ठीक है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अनिवार्य, ये भी तो एक मैंडेटरी शब्द है, ये भी एक एब्सोल्यूट टर्म है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है और दावा किया जा रहा है। लेकिन ये जो उचित शब्द का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसलिए इसकी जो प्रभावशीलता है अनिवार्य की, वो खत्म कर देता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये जो रीजन हो गया ये सही हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कथन क्या हो गया, ए जो हो गया गलत हो गया और आपका जो रीजन हो गया क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको हम लोग कूट के लैंग्वेज में आके यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कूट ऐसे मिलेंगे कि ए सही है, आर सही है, ठीक है, और आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका स्टेटमेंट जो 12वें का जो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप सेट डी में जाएंगे तो ये 41 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव, विविध का मतलब जो डाइवर्सिफाई जो एलिमेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या है, आपस में एक दूसरे पर, दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड है। क्या हम लोग डिपेंड नहीं है, क्या हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन किससे ले रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वनस्पति है, जितने भी यहाँ पे ट्री प्लांट है उससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से वो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनके ऊपर ऑक्सीजन से निर्भर है, हम वाटर के ऊपर निर्भर है, बहुत सारे गैसेस के ऊपर निर्भर है, बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग निर्भर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हर एक एलिमेंट, हर एक जो जीव है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो ये क्या आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्या बोला कि निर्भर नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग रीजन देखते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ठीक है, इसका रीजन ये स्टेटमेंट और इसका रीजन ये है। अब रीजन में क्या बोला कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल ऑब्सोल्युटली होता है। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे जितने भी हम नेचर का क्या कर रहे हैं, हम लोग दोहन करते जा रहे हैं। तो कैसे दोहन कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन के माध्यम से दोहन कर रहे हैं। जैसे कि हम बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम जाके डंप कर देते हैं समुद्र में। उससे क्या होता है कि वहां के जो डाइवर्सिटीज होता है उसको हम नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या आपका हो गया कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कथन ए जो है वो तो गलत है, लेकिन इसका जो रीजन है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कूट के लैंग्वेज से कि ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे देखिए ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। या यहाँ पे यहाँ पे आप देखिएगा ए जो है ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या करता है। जबकि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते थे कि ए क्या है, ए ऑल है। यहाँ पे ये जो रीजन था इसका गलत था।
आर सही था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ए गलत है और आर सही है। इसका मतलब कि पहले का जो आंसर होना चाहिए वो ए ने होकर यहाँ पे डी होगा। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे का आंसर क्या होगा कि ए गलत है और यहाँ पे क्या हो गया, आर सही है। इसका मतलब कि ए सही और आर गलत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे 41 में भी ए गलत है, ठीक है। आपके स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से पर निर्भर नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, यानी कि ए गलत आर सही। और ए गलत और आर सही का मतलब क्या हो गया, ए गलत और आर सही हो गया। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 41 का डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 63 का ये बोला कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तो खुद ये आंसर हमें बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आयोग पूछ रहा है कि हमें आंसर दे रहा है। तो ये तो बात सही है, तीसरा जो नदी है वो पहले गंगा की सहायक नदी, अब वो आजकल के ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीजें जो स्टेटमेंट है ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। जो स्टेटमेंट में ज्यादा जितना ज्यादा सब्जेक्टिविटी होता है उसका आंसर उतना ही ज्यादा राइट होने के चांसेस होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि नदी अपहरण जो है हिमालय नदियों का एक प्रमुख कारण, ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सही है और आर सही, यानी कि आर एक क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पे देख ले, ए सही है, आर सही है और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब कि 63 का क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें 88 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सेट डी का है। यहाँ पे देखिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति के करता है, ठीक है। क्या भारत के राष्ट्रपति के पास इतना ही टाइम है, इस जितने भी आपका फिनांस कमीशन हो गया, जितने भी आपके इसके अलावा कैग का हो गया, सारे सदस्यों का वो योग्यताओं का निर्धारण करेगा, उसके पास और टाइम नहीं है क्या, और भी बहुत सारे उसके पास काम है। तो ये चीज आपको क्या होगी, चीज आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा में आते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एग्जैक्टली जितना भी अपॉइंटमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होता है वो सब क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए गलत आर सही। तो आपका कोर्ट में आपका क्या हो जाएगा कि ए गलत और आर सही का मतलब क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही, ठीक है। ए गलत है और आर सही है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर का जो आपका ये कोटेशन है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब देखिए कोई भी इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, सरकार को हमेशा सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब तक कि आपका 4 + -2 आपका इन्फ्लेशन, देखिए 4 + -2 ये आपका इन्फ्लेशन आपका रेंजेस होता है, यहां तक तो है तब तो ठीक है, 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन तब तो ठीक है। लेकिन अब इससे अगर ऊपर जाता है तो आपको इन्फ्लेशन और इससे नीचे आता है तो डिफ्लेशन हो जाता है। तो सरकार को हर समय आपको एक कठिन सामना करना पड़ता है, और साफ साफ स्टेटमेंट भी आपको साफ बता रहा है कि कठिन समय का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट और यहाँ पे इसके चांसेस होने के सही चांसेस है, ठीक है, करेक्ट होने के। अब देखते हैं इसका रीजन पढ़ लेते हैं। बोला कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा असक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। यह भी एक माइल्ड से स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आप कोर्ट के लैंग्वेज से देख ले कहां पे सही हो रहा है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 105 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 117 का कथन। आप स्टेटमेंट देखिए आपको स्टेटमेंट चाहे स्टेटमेंट हो, ठीक है, चाहे ए हो, एसरेशन हो, चाहे रीजन हो, आपको क्या करना है कि दोनों को पढ़ना, और दोनों में आपको माइल्ड स्टेटमेंट जो आपको लगता है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर माइल्ड स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, उसको आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं से भी असर्टिव सेंटेंस लगता हो, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगता हो कि थोड़ा सा उसमें एब्सोल्यूट टर्म का यूज करता हो, है ना, ओनली का, नॉर्मसली का, एब्सोल्यूट का, ऑलवेज का, तो इस टाइप का जो टर्म है उसको आप कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत के जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से LLL.S का मतलब है लोकसभा, ठीक है। क्या है, भारत के मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। अब बताइए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा लिख दिया तो ये भी तो स्टेटमेंट उसको लिख देना चाहिए था आयोग को कि भारत के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे दोनों लगाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे दोनों लगाने की आवश्यकता क्या है कि वो आपसे चाहता है कि आप गलत करें, और आपको हिंट भी दे रहा है सही करने के लिए, आपको हिंट भी यहाँ पे मिल रहा है,
यदि उसको लिखना होता तो राज्यसभा और लोकसभा के प्रति उत्तर ये भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लगाने का मतलब क्या है कि आप हिंट वो छिपा है, आपको हिंट को पकड़ने की आवश्यकता है। यहाँ दोनों है, क्योंकि जितने भी भारत के मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्योंकि लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के माध्यम से चुन के आते हैं, इसलिए वो उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते, इसका रीजन पढ़ते, क्योंकि ये क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों के प्रति नहीं होता है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं भारत के मंत्री। आगे बढ़ते हैं, रीजन इसका क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप बोलेंगे कि दोनों यहां पे भी तो लगा है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा देखेंगे और लोकसभा, यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा से भी लोग अगर नॉमिनेट होकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या वो संघीय मंत्री नहीं बन सकते हैं? एग्जैक्टली बन सकते हैं। जब प्रधानमंत्री लोग राज्यसभा से बन सकते हैं तो और भी मंत्री बना जा सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और आर जो हो गया आपका रीजन जो हो गया सही हो गया, और ए गलत और आर सही का मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन, यानी कि 117 का क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। दे देखिए, यहाँ पे बोला गया है 126 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एसरेशन ये है, रीजन ये है। बोला गया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। बात सही है, मुगल जो साम्राज्य था मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि सैनिक वो एक सैनिक ही उनका एक ऐसा हथियार था जिसके माध्यम से हर एक जगह को फतेह करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ये भी बात सही है, और चूंकि ए जो है, जो रीजन, जो एसरेशन है, वो रीजन उसके क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके अपना बता सकते हैं, और क्या इसका दो और कोई पार्ट लेके आने की जरूरत है, और या फिर इसी से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख गए होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है। मैंने आपको बता भी दिया कि जो स्टेटमेंट या कोई भी एसरेशन का हो या रीजन का हो, यदि आपको उसमें सब्जेक्टिव माइल्ड स्टेटमेंट में मिलता है तो आपको सही होने के ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ा सा एब्सोल्यूट टर्म का यूज़ करता है, जहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करता है, उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप बताइए इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्लीज सजेशन भेज सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन पॉइंट्स पे या और कौन से कंटेंट में मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी आपने एंड तक अपने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया, इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।